जी पुरवैया में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं शहाबुद्दीन मामले की। 11 साल पुराने बिहार के चर्चित तेजाब हत्याकांड में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बाकी 3 दोषियों को भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा के साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं बाकी तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। बता दें कि 16 अगस्त 2004 को जमीनी विवाद में रंगदारी नहीं देने पर सिवान के 2 सगे भाइयों गिरीश और सतीश का अपहरण करके उनकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, राजकुमार शाह, शेख असलम और आरिफ हुसैन को दोषी करार दिया था और कोर्ट ने आज चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिलेंडर 201 के लिए 20,000 है और 364 ए के लिए 10,000 है। शहाबुद्दीन साहब अरेस्ट को 364 में पाया गया है, 364 ए में, और इसके लिए इन लोगों को 10,000 और शेष अन्य को, उन लोगों को भी 364 ए में दोषी पाया गया, उनको भी आजीवन कारावास। और इधर शहाबुद्दीन को उम्र कैद के कोर्ट के फैसले का जेडीयू नेता अजय आलोक ने स्वागत किया है। Well, the court had done their job. A decision they have announced, and we welcome the decision, and we have always welcomed all the decisions pronounced by the honorable judiciary. And the accused also has all the rights to appeal in the higher courts. So there is no point in giving any political reaction to it. बता दें कि शहाबुद्दीन को कई मामले में पहले भी सजा हो चुकी है। आपको वो मामले बताते हैं। छोटे लाल अपहरण कांड में उम्र कैद, एसपी सिंघल पर गोली चलाने के मामले में भी सजा हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा, जिरादई थानेदार को धमकाने के मामले में 1 साल की सजा, बाइक चोरी केस में 3 साल की कैद, माले कार्यालय पर गोली चलाने के मामले में 2 साल की सजा, राजनारायण मामले में 2 साल की कैद। और अब बात झारखंड की करते हैं, जहां झारखंड में एनडीए विधायक दल की आज बैठक है। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक शाम के 7 बजे शुरू होगी। बैठक में झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र और लोहरदगा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और लोहरदगा उपचुनाव 14 दिसंबर को है। इधर आपको बताया कि आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाल ली है। सुदेश महतो ने एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसीलिए उन्होंने लोहरदगा के चट्टी और भंडरा में आजसू के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत जनता की पसंद बन चुकी है और जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि सोच के मापदंड को थोड़ा बड़ा करना होगा, क्योंकि सोच का दायरा बड़ा यदि संक्षिप्त हो जाए तो उनका राजनीतिक दायरा का भी हम लोग विश्लेषण उसी से करते हैं। लेकिन ये धारा झारखंड, जिसके लिए लोग 100 साल लड़े, लोगों ने आंदोलन किया है, घर घर के बारे में, घर घर के लोग जिस समय अपने प्रदेश के हित में, अपने इस राज्य के हित में सामने आए, तभी इस प्रदेश का उदय हुआ है। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाली है। तो सुदेश ने एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत की जीत दिलाने के लिए भी पूरी कोशिशें शुरू कर दी है और तमाम कोशिशें वो लगाते दिख रहे हैं। बात अगली खबर की कर लेते हैं, जहां पर पटना सिटी से अगली खबर है। पटना सिटी के दीदारगंज में एक दवा कंपनी के गोदाम में छापेमारी हुई, जहां से ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने दवा, इंजेक्शन और दवा का रैपर बरामद किया। करमली चक के पास मल्टीनेशनल कंपनी दवा का गोदाम है, जहां से बरामद की गई दवाइयों की जांच की जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने दवा कंपनी के गोदाम को सील कर दिया है। वहीं आपको बताया कि औषधि निरीक्षक के मुताबिक सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होने वाली दवा गोदाम में पाई गई है। साथ ही रखरखाव में भी अनियमितता पाई गई है।
कि फाइजर लिमिटेड द्वारा निजी अस्पतालों की आपूर्ति निमित्त औषधियाँ बनाई जा रही हैं। जैसे कल हम लोग रुबन में थे। रुबन का एक प्रतिष्ठान है जिसका नाम रतन फार्मा है। वहाँ एक औषधि मिली जिसमें लिखा हुआ था रुबन हॉस्पिटल सप्लाई ओनली, लेकिन ये देखा जा रहा है कि रुबन हॉस्पिटल सप्लाई तो लिखा हुआ है, लेकिन रुबन हॉस्पिटल के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है। और जी पुरवैया की खबर के बाद पटना पुलिस लगातार अपना इमेज सुधारने की कवायद में जुटी हुई है। जी पुरवैया की खबर का असर है कि 4 दिसंबर की रात को थाने से नदारद रहने वाले 223 पुलिसकर्मियों का पहले वेतन रोका गया और अब पटना के एसएसपी मनु महाराज गुरुवार की रात मुंह पर रुमाल बांधकर बाइक से थानों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनको कई जगहों पर लापरवाही और ड्यूटी में कोताही देखने को मिली। शहर की चौकसी को परखने के लिए एसएसपी खुद बाइक चला रहे थे। उनके साथ एक दरोगा भी था। सबसे पहले वो कोतवाली थाने पहुंचे। इसके अलावा जक्कनपुर, मीठापुर बस स्टैंड, हड़ताली मोड़, बेली रोड, एसकेपुरी बाईपास, कंकड़बाग, गांधी मैदान, अशोक राजपथ समेत राजधानी के दर्जन भर इलाकों में वो गए। कई इलाकों में सुरक्षा ढीली पाई गई। थानेदारों से जवाब तलब भी किया गया। मोटिव था पुलिस को चुस्त दुरुस्त करना कि नाइट पेट्रोलिंग ठीक से रहे और पुलिस वाले भी जो है वो हेलमेट डालें। पुलिस वालों को भी हेलमेट डालनी है, अगर नहीं डाल रहे हैं और पुलिस वालों को घूम रहा तो उनको भी उसी तरह से चेकिंग करनी है जिस तरह आम आदमी की चेकिंग होती है। तो ये मेरा मकसद था, पर मैं रात को जब निकला था तो प्रॉपर मुझे पाया गया कि कहीं चेकिंग उस तरह की चुस्त दुरुस्त नहीं निकली। उसमें 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। मैंने करीब 5 थाना का निरीक्षण किया। क्या उसमें पाया? संतुष्ट है अब अपने थाने के कामकाज से? नहीं, फिलहाल संतुष्ट नहीं है, उसको और चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और सर, इसमें एक बयान आ रहा है लोगों का, नेताओं का, जो आप खुद बिना हेलमेट के थे। इस पर आप उसका मैंने आपको कारण बताया है कि जान के मैं बिना हेलमेट के था, ताकि पुलिस वाले मुझे चेक करें कि मैंने हेलमेट डाला है या नहीं डाला है। और मैंने अपना चेहरा भी ढका हुआ था ताकि ये ना देख सकें कि सीनियर एसपी हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर उनको चाहिए था कि किसी को भी वो चेक करें। और बात बेगूसराय से आ रही अगली खबर की, जहां पर बेगूसराय में पुलिस टीम की स्कॉर्पियो और ट्रक टक्कर हो गई है, जहां पर इस हादसे में पूर्णिया सदर थाने के एसआई संजीव कुमार की जान चली गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। पुलिस टीम एक लूट की घटना के मामले को लेकर छापेमारी करने के लिए पटना जा रही थी और इसी दौरान बलिया थाने के NH 31 पर यह सड़क हादसा हुआ। बात अगली खबर की, खबर नवादा से है, जहां पर बस, ट्रक और ट्रॉली की टक्कर हो गई और इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घटना अकबरपुर थाने के फरहा गांव की है, जहां पर कोहरे की वजह से बस, ट्रक और ट्रॉली की ये टक्कर हो गई, जिसमें कि दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल है। वहीं सभी घायलों का इलाज नवादा के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। और वहीं ये भी बताया कि घायलों ने इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। इधर झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली है। कुंदा, लावालौंग, हंटरगंज में पंचायत चुनाव में मतदान से पहले चतरा में 5 किलो का सिलेंडर बम बरामद किया गया है। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने उसी जगह पर बम को डिफ्यूज भी कर दिया। बम मिलने के बाद ज्वाइंट टीम बनाकर इलाके में सर्च अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। माओवादियों ने चुनाव ड्यूटी में लगे पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के उद्देश्य से चतरा लावालौंग मेन रोड में प्लांट किया था। चतरा में पंचायत चुनाव अंतिम चरण में है और इसी बीच फोर्सों का गमनागमन भी हो रहा है। तो फोर्स और पोलिंग पार्टी को टारगेट करने के उद्देश्य से या अपना फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए माओवादी के किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यहाँ पे एक आईडी बम प्लांट किया गया था और सूचना रहते इसको हम लोगों ने ट्रेस करवाया और इसको बीडीएस टीम की तरफ से निशानबूद कर दिया गया। कहाँ से बरामद हुई? ये लावालौंग थाने के रत्नाक से मिला है। शनिवार को झारखंड में चौथे और अंतिम चरण का पंचायत चुनाव होना है। आखिरी चरण में 13 जिलों के 41 प्रखंडों के 748 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक वोटिंग होगी। आखिरी चरण में वोटिंग के लिए 9,291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में कुल
29.76 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें कि 14.35 लाख महिलाएं और 15.41 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। ये मतदाता अलग अलग पदों के लिए खड़े कुल 25,514 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं बताया आपको कि इस चरण में 3,395 पदों के लिए निर्विरोध चयन हुआ है। वहीं आखिरी चरण में प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30,900 के करीब पुलिस कर्मियों को लगाया गया है मतदान केंद्रों पर, ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में रांची जिले के 4 प्रखंड बुंडू, राहे, सोनाहातू और तमाड़ में वोट डाले जाएंगे। रांची के मुराहाबादी मैदान से मतदान कर्मी और पुलिस कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। मुराहाबादी मैदान का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कल चौथे और अंतिम चरण का पंचायत चुनाव होना है। इस वक्त हम रांची के मुराहाबादी मैदान में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम बसें लगी हुई हैं और जो भी मतदान कर्मी हैं वो सुबह से ही उनको भेजने का काम चल रहा है। सुरक्षा कर्मी भी हैं जो लगातार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जो तैयारियां होती हैं वो इन्हीं के जिम्मे हैं। चौथे चरण में 29 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि 24,000 के करीब उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 30,000 सुरक्षा कर्मियों को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लगाया गया है। चौथे चरण में रांची के भी 4 प्रखंड में चुनाव होना है। हमारे साथ अधिकारी हैं। क्या कुछ तैयारी रांची के लिए हुआ है, क्योंकि 4 प्रखंड में होना है चुनाव? यहाँ 4 प्रखंड में होने वाला है। रातू आपका सोनाहातू है, आपका तमाड़ है, बुंडू है। उसके लिए 310 वाहन हम लोग स्कूल से कुछ प्राइवेट वाले से मंगाए थे और सभी को कल 6 बजे सुबह ब्लॉक के लिए प्रस्थान करा दिए गए। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 3 चरण में चुनाव हुए पंचायत के और ये चौथा और अंतिम चुनाव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से चौथे चरण से ठीक पहले बहुत सारे नक्सली जो क्षेत्र हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ बम भी मिल रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो चौथा और अंतिम चरण है ये शांतिपूर्ण चुनाव हो पाता है कि नहीं और राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में सफल होती है कि नहीं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। वहीं चौथे चरण के मतदान को लेकर गिरिडीह में प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। चौथे चरण के लिए गिरिडीह के डुमरी, बगोदर, पिरटान प्रखंड में कल वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में गिरिडीह के 3 प्रखंडों में 2,486 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। वहीं आपको बताया कि गांव की सरकार चुनने के लिए यहां पर 987 बूथों को बनाया गया है, जिसमें कि 90,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा बल लोगों की तैनाती जो है वो सही तरीके से की है। वहीं साथ ही उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मतदान को लेकर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। नेशनल लाइट इलाका जा रहा है, लेकिन हम लोग को कोई फील नहीं हो रहा है। यह खुशी की बात है कि इलेक्शन के काम में जा रहे हैं और हमारी सुरक्षा व्यवस्था खूब तगड़ा है। नक्सली इलाका में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग को हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजा जा रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छा है। हेलीकॉप्टर के द्वारा जाने के बाद मतदान सही तरीके से हम लोग को करवाना है और 7 से 3 मतदान कराने के बाद फिर वहीं डुमरी में हम लोग बक्सा जमा करेंगे, जहाँ रखेंगे। उसके बाद फिर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ के मूक बधिर बच्चों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 7वीं तक की पढ़ाई होती है। निःशक्त बच्चों के अभिभावक चाहकर भी अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते। इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करते ये हैं रांची के निवारणपुर के क्षितिज मुक बधिर स्कूल के बच्चे। यहाँ फिलहाल 89 बच्चे पढ़ते हैं। आम बच्चों की तरह इन बच्चों ने भी बेहतर भविष्य के सपने पाले हैं, लेकिन इनके राह में रोड़े ही रोड़े हैं।
सरकारी स्तर से न विधायकी फंड से हो या सांसद के फंड से हो या सरकार की कोई कोष हो जो इस विद्यालय के लिए विशेष रूप से इसकी व्यवस्था के लिए दिया जाए, ऐसा कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि सरकारी स्तर पर इस तरह की कोई व्यवस्था इस विद्यालय के लिए नहीं रखी गई है। सरकारी उपेक्षा का शिकार इस स्कूल में 35 ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं। 15 बच्चों का खर्च समाज के सहयोग से चलता है, जबकि बाकी बच्चों से 500 रुपए हर महीने लिए जाते हैं। यही नहीं, कोई चावल दे देता है तो कोई आटा। विकास अनुदान के नाम पे विभाग हमें प्रति वर्ष मात्र 5,000 रुपये देती है, और भी जो भी खर्चाएं हैं जो डे टू डे की होती है वो हमारे प्रबंधन दान और चंदा से ऑर्गेनाइज करते हैं। झारखंड सरकार शिक्षा के नाम पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि सरकार की प्राथमिकता में ये बच्चे नहीं हैं। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, इंटरनेट की मदद से आज कोई भी किताब ऑनलाइन पढ़ी भी जा सकती है, लेकिन इंटरनेट के युग में भी युवाओं के बीच किताबों का क्रेज बरकरार है। पटना पुस्तक मेले में इसकी बानगी देखने को मिल रही है, जहां पर युवाओं में पुस्तकों की खरीदारी को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। नई पीढ़ी पुस्तक मेले में अपनी पसंदीदा पुस्तकों को खरीद भी रही है। चुनावी मैदान के बाद पटना पुस्तक मेले में सीएम नीतीश पीएम मोदी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। एक दिन में पीएम मोदी से संबंधित लगभग 350 किताबें बिक रही हैं, जबकि नीतीश कुमार से संबंधित 1200 किताबें रोजाना बिक रही हैं। इस बार पीएम मोदी से संबंधित किताबों में ज्योति पुंज, मोदी का विकासनामा, मोदित्व, मोदी मैनेजमेंट शामिल है। वहीं नीतीश कुमार से संबंधित किताबों में नीतीश कुमार और उभरता बिहार, विकसित बिहार की खोज, अकेला आदमी की बिक्री हो रही है। कि मोदी ने यूथ के बारे में बहुत अच्छी बातें की, ऐसे जानना चाहते हैं कि आखिर यंग के बारे में उनका क्या ख्याल है मोदी जी का, इसीलिए हम लोग परचेज कर रहे हैं यहाँ से बुक मोदी जी का। बिहार की जनता के सोच में बदलाव है, तो हम लोग जानना चाहते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, उनका जो चुनावी प्रचार है वो क्या सोचते हैं, बिहार के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उनकी किताब को लेना चाह रहे हैं लोग। पुस्तक मेले में नीतीश और मोदी के अलावा आडवाणी, अमित शाह, सुशील मोदी की भी किताबें हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच है। नीतीश गाथा जो हम 2000 प्रति लाए थे, जिसकी कीमत 50 रुपये थी, वो पूरी 2000 खत्म हो गई, अब ग्राहक लौट रहे हैं उसको। तो नरेंद्र मोदी की किताब हम 13 टाइटल लाए थे, जो कि एवरेज 13 की 13 मिला के 2000 नहीं बिक पाई है। हैरानी इस बात को लेकर है कि बिहार में लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव की एक भी किताब इस पुस्तक मेले में नहीं है। अमित झा, जी मीडिया, पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जी पुरवैया।